Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our previous topic, that is post-operative complications. आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे थे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अब तक हमने इस यूनिट के अंदर कौन कौन सा टॉपिक्स को स्टडी किया है। तो हमने टॉपिक स्टडी किए हैं अभी तक पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर्स, फेजेज ऑफ पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग, प्री ऑपरेटिव फेज। प्री ऑपरेटिव फेज में हमने देखा था कि कंसेंट क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होते हैं, एलिमिनेशन क्या होते हैं, सर्जिकल साइट्स क्या होती हैं। नेक्स्ट हमने देखा था प्री ऑपरेटिव क्लाइंट टीचिंग, प्री ऑपरेटिव क्लाइंट टीचिंग में क्या क्या चीज़ों का हमें क्लाइंट को टीच करना है। नेक्स्ट हमने देखा था कि एक्सरसाइजेज इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ये पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, इनको हमने प्री ऑपरेटिव फेज में इसलिए स्टडी किया था ताकि पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर हम इन एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करके पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से हम क्या कर सके, बचा सके। नेक्स्ट हमने देखा साइकोसोशल प्रिपरेशन, पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है तो काफ़ी एंजियस होता है, तो उसको साइकोसोशली प्रिपेयर करके उसके एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट के अंदर हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे काम है जो प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर हमने किए हैं वो नहीं किए हैं, उन सबको चेक किया। उसके बाद हमने क्या किया, पेशेंट को इंट्रा ऑफ फेज के लिए भेजा, मतलब पेशेंट को हमने ऑपरेटिंग रूम में हमने क्या किया, ट्रांसफर किया, जहाँ से इंट्रा ऑपरेटिव फेज वो स्टार्ट हो गई थी और प्री ऑपरेटिव फेज एंड हो गई थी। नेक्स्ट हमने देखा मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग द क्लाइंट इन सर्जरी, ऐसी कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन है जो क्लाइंट को सर्जरी में अफेक्ट कर रही है। नेक्स्ट वन है मेडिकेशन अफेक्टिंग द क्लाइंट इन सर्जरी, ऐसी कौन कौन सी मेडिकेशन जो क्लाइंट को सर्जरी में अफेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट हमने देखा इंट्रा ऑपरेटिव फेज की, इंट्रा ऑपरेटिव फेज के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से रोल होते हैं नर्सेज के। नेक्स्ट हमने देखा था गाइडलाइन टू एलिमिनेट द रॉन्ग साइट एंड रॉन्ग सर्जिकल प्रोसीजर की गाइडलाइन देखी हमने कि जो भी सर्जिकल साइट है वो रॉन्ग ना हो, वहाँ हमने उसके सिलेक्शन में हमने गलती ना हो। ठीक है, और कौन से जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है उनमें कोई एरर ना हो, इसके लिए हमने क्या देखा था, कुछ गाइडलाइंस देखी थी। नेक्स्ट हमने देखा था सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, जो कि इंट्राऑपरेटिव फेज के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमने देखा पोस्ट ऑपरेटिव फेज, पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर हमने देखा कि पेशेंट जब इंट्रा ऑपरेटिव फेज से पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर आया तो वहाँ से पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में आते ही क्या हो गई, पेशेंट की जो पोस्ट ऑपरेटिव फेज है वो स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट हमने देखा है टाइप ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फेज की, पोस्ट ऑपरेटिव फेज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर। नेक्स्ट हमने देखा ऑब्जर्वेशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स ऑब्जर्व करने, मोस्ट कॉमनली कौन कौन से ऑर्गन्स का हमें ऑब्जर्वेशन करना है और उस ऑर्गन में हमें क्या देखना है, क्या क्या चीज़ हमें ऑब्जर्वेशन पे रखनी है, ये सारा हमने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आज का पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, जैसा कि मेरी 2 क्लासें हो चुकी हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। ठीक है, उसी की कंटिन्यूएशन क्लास आज की क्लास होगी हमारी। ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। अब पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के अंदर देखते हैं तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हमने न्यूमोनिया एनाफिलैक्सिस पढ़ लिया। अगर किसी को इस यूनिट में किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है, किसी भी हेडिंग के ऊपर आपको कुछ भी सवाल पूछना है, कुछ भी पूछना है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है हाइपोक्सीमिया पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने देखा पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, कैसे होते हैं और उनको कैसे असिस्ट किया जाता है, उनको असिस्टमेंट है। अगर मान लीजिए किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया तो उसके उस टाइम हमें कौन कौन से इंटरवेंशंस करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। नेक्स्ट हमने देखा था कि हेमरेज क्या होता है, कैसे होता है, शॉक और थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, यहाँ तक हमने अभी तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट हम उसके बाद हम देखेंगे यूरिनरी रिटेंशन के बाद कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के बाद हम देखेंगे पैरालिटिक इलियस। नेक्स्ट हम देखेंगे वुंड इन्फेक्शन, वुंड डिसेंशन एंड वुंड एविशिलेशन। ये सारे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है जिनको हम 1 बाई 1 डिस्कस करते जा रहे हैं। और पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यहीं से इंटरवेंशन ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा होगा इंटरवेंशंस यहीं पे हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे नर्सेज का रोल काफ़ी बढ़ गया है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंशन में। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो चुका है तो उस कंडीशन के अंदर नर्स को कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज़ करते हुए काम करना है, वो सारा यहाँ से बढ़ रहा है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन वाली हेडिंग से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आने के चांसेज हैं। नेक्स्ट वन है आइए हम 1 बाई 1 इनको स्टार्ट करते हैं। हमारे जो रिमेनिंग पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है,
हमारा आज का पहला टॉपिक है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के अंदर यूरिनरी रिटेंशन। देखिएगा यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है, आइए देखते हैं। यूरिनरी रिटेंशन इज एन इनवॉलेंट्री अक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिन इन द यूरिनरी ब्लैडर एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ मसल्स टोन। यूरिनरी रिटेंशन क्या हो रहा है, इनवॉलेंट्री अक्यूमुलेशन हो रहा है, इनवॉलेंट्री अक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिन। इनवॉलेंट्री का मतलब हो गया कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री अक्यूमुलेशन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। क्या इकट्ठा हो रहा है, यूरिन हो रहा है। कहाँ इकट्ठा हो गया, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो रहा है। तो इनवॉलेंट्री अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन किसमें, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर आ रहे हैं यहाँ से किडनी से, यहाँ पे आपको यूरिथ्रा दिख रही है, उसके दोनों तरफ आपको दिख रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, जो यूरिनरी रिटेंशन है उसमें क्या हो रहा है, इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का मतलब है हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इनवॉलेंट्री यूरिन का अक्यूमुलेशन हो गया, कहाँ हो गया, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और किस वजह से हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ मसल टोन। जो डेट्रूजर मसल्स हैं, ठीक है, जो डेट्रूजर मसल्स होती हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ड्यूरिंग यूरिनेशन, तो उन मसल्स के अंदर क्या हो गया, उनकी मसल स्टोन है वो चली गई है। अब वो मसल स्टोन क्यों गई है, आइए देखते हैं मसल स्टोन क्यों गई है। वो मसल स्टोन देखिए, इट इज कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। हो सकता है कि वो मसल स्टोन है वो एनेस्थीसिया की इफेक्ट की वजह से गई है, और हो सकता है वो मसल स्टोन है वो ओपियोइड एनाल्जेसिक की वजह से गई है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जो मसल्स, जो यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल स्टोन थी वो क्यों डिस्टर्ब हुई है, क्यों गई। पहला तो हम इफेक्ट मान सकते हैं कि वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट होगा, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि एनेस्थीसिया के अंदर बॉडी की सारी मसल्स को क्या किया जाता है, रिलैक्स किया जाता है, ताकि सर्जन ऑपरेटिंग टाइम में अपना जो भी प्रोसीजर उसको परफॉर्म करना है वो इजीली परफॉर्म कर ले। अगर वहाँ पे मसल्स रिलैक्स नहीं रहेंगी तो सर्जन को काम करने में दिक्कत होती है। तो एनेस्थीसिया का पहला काम यही हो गया कि मसल्स को क्या करना है, रिलैक्स। अब मसल्स को रिलैक्स कर दिया, बॉडी की सारी मसल्स रिलैक्स हो रही है, तो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स भी रिलैक्स हो गई। यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स रिलैक्स होने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पे अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन हो चुका है। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या हुआ, एनेस्थीसिया की जो मेडिसिन थी उनका इफेक्ट कंटिन्यूसली बना हुआ था, और कंटिन्यूस बने होने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, जो मसल स्टोन थी यूरिनरी ब्लैडर की वो रिटर्न नहीं हुई है, और मसल स्टोन है वो अभी लॉस है। ठीक है, जैसे जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाएगा हो सकता है मसल स्टोन आ जाए, ठीक है, हो सकता है ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो एनेस्थीसिया के इफेक्ट की वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो, उनकी मसल स्टोन है वो लॉस हो जाती है। साथ के साथ क्या हुआ, ओपियोइड एनाल्जेसिक। पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कम करने के लिए मोस्ट कॉमनली ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज किए जाते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन होता है वो काफ़ी सीवियर होता है। तो अब ओपियोइड एनाल्जेसिक यूज कर रहे हो तो बॉडी के अंदर ओपियोइड एनाल्जेसिक जा रहे हैं, तो वो क्या, ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या कर रहे हैं, सीएनएस को डिप्रेस कर रहे हैं। पेन का सेंसेशन तो कम हो रहा है, साथ के साथ वो क्या कर रहे हैं, सीएनएस को भी डिप्रेस कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो बॉडी की मसल्स है वो रिलैक्स रहेंगी। सीएनएस ने क्या हुआ, सीएनएस क्या डिप्रेस है, सीएनएस डिप्रेस है, तो इसका मतलब है कि बॉडी की जो मसल्स हो, मतलब यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स है उनको वहाँ से क्या नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा कि यूरिन के ब्लैडर के अंदर यूरिन का अक्यूमुलेशन हो रहा है, यूरिनेट कीजिए, ये मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले से डिप्रेस है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन का अक्यूमुलेशन हो चुका है। तो वो वहाँ से सीएनएस डिप्रेस होने की वजह से क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स है वो भी रिलैक्स हो जाती है, मतलब मैसेज नहीं आता यूरिनरी ब्लैडर के पास कि यूरिनेट करना है या नहीं है। तो ये दो मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं यूरिनरी रिटेंशन के, कॉज है कि इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया भी हो सकता है और इफेक्ट ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक भी हो सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज अकर 6 to 8 आवर आफ्टर द सर्जरी, और ये सर्जरी के 6 से 8 घंटे बाद ये मोस्ट कॉमनली इफेक्ट देखने को मिलता है। 6 से 8 घंटे के बाद ये इफेक्ट क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, असेसमेंट करेंगे। अब असेसमेंट में क्या करेंगे कि इस असेसमेंट में हम देखेंगे पेशेंट ने 6 से 8 घंटे हो गए, पेशेंट यूरिनेट भी नहीं कर रहा, तो इनएबिलिटी टू वर्ड, पेशेंट यूरिनेट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इनएबिलिटी का मतलब है पेशेंट यूरिनेट करने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स के अंदर जो कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थी वो नहीं आई है अभी तक। ठीक है, चाहे वो ओपियोइड एनाल्जेसिक का इफेक्ट होगा, चाहे वो एनेस्थीसिया मेडिकेशन का इफेक्ट होगा। नेक्स्ट वन है रेस्टलेसनेस एंड डायफोरोसिस। पेशेंट को वीकनेस फील होने लग जाती है, साथ के साथ डायफोरोसिस, स्वेटिंग वेगल रेस्पॉन्स होगा। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, और एक्सेसिव स्वेटिंग को हम हमारे टर्मिनोलॉजी में हम क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम क्या कहते हैं, डायफोरोसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे लोअर एब्डोमिनल पेन, लोअर
एब्डोमिनल पेन। अब लोअर एब्डोमिनल पेन क्यों हो रहा है, यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये भी सिम्फाइसिस हो गया और यहाँ पर आपको आप देख सकते हो कि जो काफ़ी डिस्टेंडेड है, जो ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर है, वो काफ़ी डिस्टेंडेड है। तो यूरिन के अक्यूमुलेशन होने की वजह से यूरिनरी ब्लेडर डिस्टेंड कर रहा है। डिस्टेंड करेगा तो वो क्या होगा, जो अदर और लोअर एब्डोमिनल के ऑर्गन्स हैं उनको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे उनके ऊपर पेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लेडर। आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, आप देख सकते हैं जो ब्लेडर दिख रहा है, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है वहाँ आप देख सकते हैं जो यूरिनरी ब्लेडर है वो काफ़ी डिस्टेंडेड दिखाया गया है। तो ये डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लेडर आप आराम से फील भी कर सकते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हम ये देख सकते हैं। ठीक है, तो असिस्मेंट के दौरान जब यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लेडर हमें मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। साथ के साथ क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल के अंदर क्या हो रहा है, पेन होगा, क्योंकि ये जो यूरिनरी ब्लेडर जो एक्सटेंड हुआ है, जो यूरिनरी ब्लेडर पेल्विक कैविटी के अंदर होता है वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चला गया है, एक्सटेंड होते होते, डिस्टेंडेड होते होते। तो वो क्या करेगा, जो लोअर एब्डोमिनल के जो कंटेंट है, जो भी ऑर्गन्स है, उनको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा और वहाँ पे पेन कोज करेगा। नेक्स्ट वन है रेस्टलेसनेस एंड डायफरोसिस हो सकता है पेशेंट को। साथ के साथ पेशेंट वॉइड करने की, यूरिनेट करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन यूरिनेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन अवेलेबल नहीं है। तो अब इन सब असेसमेंट करने के बाद हम क्या देखेंगे, इनका मैनेजमेंट करना होगा कि मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, ये सारा कुछ हो रहा है। तो हाइपरटेंशन भी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वेसोवेगल रेस्पॉन्स है, पेशेंट काफ़ी एंजियस हो जाएगा कि मुझे यूरिन क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, 6 से 8 घंटे बाद भी मुझे यूरिन नहीं आ रहा तो पेशेंट को एंजाइटी होगी, हाइपरटेंशन है, टेकीकार्डिया होगा, ये सारा हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन है यूरिनरी रिटेंशन के लिए, मान लीजिए पेशेंट के अंदर यूरिनरी रिटेंशन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या इंटरवेंशंस करने हैं। तो आइए 1 बाय 1 हम उन इंटरवेंशंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन है असिस्ट फॉर डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लेडर की। उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लेडर के लिए हमें क्या करना है, असिस्ट करना है डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लेडर। जैसा कि मैंने प्रीवियस इमेज के अंदर आपको दिखाया था कि यूरिनरी ब्लेडर है वो डिस्टेंडेड है कि नहीं है, ये हम जैसे ही लोअर एब्डोमिनल को पाल्पेट करेंगे तो हम ब्लेडर को फील कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है मॉनिटर फॉर वॉइडिंग। हमें देखना है कि पेशेंट वॉइड करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें देखना है कि पेशेंट वॉइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, वॉइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, साथ के साथ नेक्स्ट हम देखेंगे एनकरेज फॉर एम्बुलेशन व्हेन अलाउड। अगर सर्जन ने अलाउ किया है तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप चलिए फिरिए घूमिए, ताकि आपके जो ब्लेडर है उसके ऊपर प्रेशर होगा तो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है एनकरेज फॉर फ्लूइड इनटेक अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को फ्लूइड इनटेक के लिए बोलेंगे। हो सकता है कि पेशेंट के अंदर फ्लूइड इनटेक कम हो, उस वजह से भी है ना यूरिन है वो 6 से 8 घंटे तक यूरिन है वो नहीं आ पाया हो, तो उसको उस कंडीशन को हम प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को फ्लूइड इनटेक के लिए एनकरेज करेंगे। नेक्स्ट वन है असिस्ट द पेशेंट इन वॉइडिंग बाय हेल्पिंग टू स्टैंड। अब पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है तो वो वैसे ही बेचारा चलने फिरने में क्या करेगा, काफ़ी मुश्किल होगी उसको। तो हमें एज ए नर्स हमें क्या करना है, पेशेंट को हेल्प करनी है, पेशेंट को असिस्ट करना है हमें, ताकि वो खड़े रह करके आराम से यूरिनेट कर सके। चलने फिरने में, खड़े रहने में, यूरिन करने में हमें क्या करनी है, उसकी हेल्प करनी है। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड प्राइवेसी ड्यूरिंग वॉइडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कई बार क्या होता है कि ना, जब आप पेशेंट को ओपनली या पब्लिकली बोलते हो कि आपको यूरिनेट करो तो यूरिनेट नहीं कर पाता क्योंकि वो काफ़ी हेजिटेट होता है। ठीक है, कि उसको सब देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को वॉइडिंग के टाइम पे, जब वो पेशेंट यूरिनेट कर रहा है उस टाइम पे हमें क्या करना है, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन है फॉर द वार्म वाटर ओवर द पेरिनियम एरिया। पेरिनियम एरिया के ऊपर हमें क्या करना है, वार्म वाटर डालना है। ठीक है, एंड अलाउ द क्लाइंट टू हियर द रनिंग वाटर टू प्रमोट वॉइडिंग, उसके टू प्रमोट वॉइडिंग। अब इस पॉइंट में ये बताया गया है कि हमें क्या करना है, पेरिनियम एरिया के अंदर हमें ल्यूक वार्म वाटर डालना है, ताकि जिससे मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन आए उनके अंदर। ठीक है, मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन फील हो, वो उनके अंदर अगर स्पाज्म हो रखा है तो वार्म वाटर डालने से वो मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, और रिलैक्स होगी तो उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह आने के, मसल्स के अंदर जो टोन है वो वापस आने के, मसल्स टोन वापस आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो हमें क्या करना है, ल्यूक वार्म वाटर पेरिनियम एरिया के अंदर पोर करना है, मतलब पेरिनियम एरिया के ऊपर डालना है। साथ के साथ हमें क्या करना है, क्लाइंट को बोलना है कि आप रनिंग वाटर की जो साउंड है उसको सुनिए। ठीक है, रनिंग वाटर की साउंड सुनेंगे तो क्या होगा, पेशेंट को लगेगा कोई दूसरा यूरिनेट कर रहा है। ठीक है, तो इससे उसके भी अर्ज होगी। ठीक है, उसको भी अर्ज होगी और वो भी यूरिनेट करने की पूरी कोशिश करेगा, जैसा कि बचपन में हमारे माता पिता हमें करवाते थे। नेक्स्ट वन है कैथेटराइज द पेशेंट
एज पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइस, अगर मान लीजिए ये सारे मेजर्स फेल हो रहे हैं तो उस टाइम हमें क्या, उसके बाद हमें क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करनी है, बात करके पेशेंट को क्या करना है, कैथेटराइज करना है और उनसे एडवाइस हो। जब वो एडवाइस करें तो हमें क्या करना है, पेशेंट को कैथेटराइज करना है ताकि पेशेंट का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो खाली हो सके और जो डिस्कम्फर्ट हो रखे हैं वो पेशेंट के डिस्कम्फर्ट दूर हो सके। नेक्स्ट वन है कॉन्स्टिपेशन, जो हमारा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर हम नेक्स्ट आज पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान और ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है एब्डोमिनल सर्जरीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। इट इज एन इनफ्रीक्वेंटली पासेज ऑफ स्टूल। इनफ्रीक्वेंटली मतलब है कि फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहा है, इनफ्रीक्वेंटली मतलब कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होगा, स्टूल है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, मोटिलिटी नहीं है इंटेस्टाइन में, इस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट वन है when the client resume a solid diet in post operative period, जब क्लाइंट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर क्या करता है, सॉलिड डाइट पे आ जाता है, ठीक है। जब पेशेंट सॉलिड डाइट पे आ जाता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर सर्जन उसको अलाउ कर देते हैं, क्लाइंट को अलाउ कर देते हैं कि आप सॉलिड डाइट ले सकते हैं, तो क्लाइंट क्या करता है, सॉलिड डाइट के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और सॉलिड डाइट पे आने के बाद क्या होता है, फेलियर टू पास द स्टूल विद इन 48 आवर्स, और उसके बाद क्या करता है, पेशेंट 48 आवर्स तक, 2 दिन तक स्टूल पास आउट नहीं करता, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, कॉन्स्टिपेशन कहलाती है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव टाइम के अंदर क्या हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान क्या हुआ, पेशेंट को सर्जन ने अलाउ किया, और सर्जन ने अलाउ किया तो क्या हुआ, पेशेंट है वो नॉर्मल डाइट पे शिफ्ट हो गया, मतलब नॉर्मल सॉलिड डाइट पे शिफ्ट हुआ। सॉलिड डाइट पे शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, उसको स्टूल पास आउट करने की में दिक्कत होने लग गई, और उसी को क्या बोल रहे हैं हम, कॉन्स्टिपेशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन है असेसमेंट। असेसमेंट में देखिए क्या क्या देखना है, अब्सेंस ऑफ बावल साउंड नॉर्मली है, हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा हो, क्योंकि जो भी हमारे जो फूड कंटेंट्स थे उनसे, जो भी इंटेस्टाइन के जो फूड कंटेंट्स आए थे, ठीक है, उन फूड कंटेंट से क्या हुआ, इंटेस्टाइन ने सारा वाटर है उसको तो एब्जॉर्ब कर लिया, और जो सॉलिड मटेरियल बचा था वो क्या हो गया, इंटेस्टाइन के अंदर पड़े पड़े हार्ड हो गया है, ठीक है, उसी को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और वो अब उसको डिफिकेशन के अंदर हमें क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, इसे कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। तो ये हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से हो, और हो सकता है अब्सेंस ऑफ बावल साउंड, क्योंकि स्टूल पास आउट करने के लिए भी जो बावल साउंड्स हैं उनको क्या होगा, उनके अंदर जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स होते हैं वो मूवमेंट्स उनको करने पड़ेंगे। मान लीजिए कंटेंट को वो आगे फॉरवर्ड मूवमेंट ही नहीं कर रहे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ही नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर भी कॉन्स्टिपेशन है वो देखा जा सकता है। साथ के साथ पेशेंट को इनएबिलिटी टू पास आउट द स्टूल, ये भी हो सकती है। नेक्स्ट वन है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अब स्टूल पास आउट नहीं करेंगे तो एब्डोमिन वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंडेड होने लग जाएगा। नेक्स्ट वन है एनोरेक्सिया, हेडेक और नोजिया। एनोरेक्सिया, हेडेक और नोजिया, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे सवाल है, आपसे एक सवाल है कि जब भी हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, तो हमारे स्टेथोस्कोप को हमें कहाँ पे रख के स्टार्ट करना है, ठीक है, कहाँ पे रख कर के हमें स्टार्टिंग करनी है, कहाँ से शुरू करना है कि हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को सुने। प्लीज मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे इसका आंसर होगा, हमें सबसे पहले राइट इलियक फोसा के अंदर स्टेथोस्कोप रख के स्टार्ट करना है, उसके बाद हम धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा कर्सर चल रहा है वैसे वैसे हम स्टेथोस्कोप की मूवमेंट्स करेंगे, एग्जामिन करते चलेंगे, साथ के साथ जैसे ही एंड होगा तो हम यहाँ पर आकर के उसको एंड कर देंगे, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट असेस कर रहे हैं उस कंडीशन के अंदर किस पैटर्न से हमें इंटेस्टाइनल मूवमेंट से उनको असिस्ट करना है, तो जब भी हम अस्कल्टेट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेथोस्कोप को राइट इलियक फोसा के अंदर रखना है, उसके बाद हमें ग्रेजुअली ऊपर लीवर की तरफ, लीवर से हम स्टमक की तरफ, स्टमक से हमें सिग्मोइड कॉलन से होते हुए इंटेस्टाइन एम्बलिकस की तरफ आ जाना है। ये इसका पैटर्न ऑफ बावल साउंड एग्जामिनेशन और बावल साउंड अस्कल्टेशन है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशन। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रखा है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर, अब हमें कौन कौन से इंटरवेंशन है वो करने हैं।
तो इंटरवेंशंस की बात करते हैं तो इंटरवेंशन में क्या करना चाहिए, द बावल साउंड एंड मूवमेंट्स, जो पैटर्न बताया मैंने अभी उसी पैटर्न से हमें क्या करना है, पेशेंट के बावल साउंड और बावल मूवमेंट्स को हमें क्या करना है, असिस्ट करना है। बावल साउंड और बावल मूवमेंट्स अब्सेंट क्यों हैं, क्योंकि हमने पेशेंट को एनेस्थेटाइज किया गया था। कब किया था पेशेंट को हमने एनेस्थेटाइज किया गया था सर, इंट्रा ऑपरेटिव फेज के अंदर हमने क्या किया था, पेशेंट को एनेस्थेटाइज किया गया था। और उन मेडिकेशन के इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, बॉडी की मसल्स रिलैक्स हो गई, मसल्स रिलैक्स होने की वजह से बावल साउंड अब्सेंट है, साथ के साथ क्या अब्सेंट है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स है वो भी काफी अब्सेंट है। नेक्स्ट वन है एनकरेज फॉर फ्लूइड इनटेक अप टू 3000 ml पर डे अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर फ्लूइड का इंटेक अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को एनकरेज करना है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा आप लीजिए ताकि कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सके। यहाँ पे क्या होगा, अब ये फ्लूइड इंटेक हमारी दो चीज़ों में मदद करेगा, पहला कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेगा, दूसरा हमारी मदद करेगा सर्कुलेटरी वॉल्यूम को मेंटेन करने में, साथ के साथ जो एनेस्थीसिया की जो मेडिकेशन थी उनका एक्सक्रिएशन किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू होगा। तो फ्लूइड इंटेक करेंगे तो यूरिन आउटपुट ज़्यादा अच्छा होगा तो क्या होगा, जो एनेस्थीसिया की जो मेडिकेशन थी उनका जो इफेक्ट था वो जल्दी एक्सक्रिएट किडनी के थ्रू हो जाएगा और वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट वन है एनकरेज फॉर एम्बुलेशन। ठीक है, घूमने फिरने के लिए हम पेशेंट को एनकरेज करेंगे ताकि बावल मूवमेंट्स, बावल साउंड जल्दी से जल्दी वापस रिटर्न हो सके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रोवाइड द हाई फाइबर डाइट एज पर डॉक्टर एडवाइस। डॉक्टर की एडवाइस है और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, हाई फाइबर डाइट पेशेंट को देनी है। और हाई फाइबर डाइट की वजह से क्या होगा, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो स्टूल होगा उस स्टूल का क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, मास, वॉल्यूम और मास दोनों बढ़ जाएंगे। और मास बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को रिटेन करके रखते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने नहीं देंगे, जिससे क्या होगा, जो इंटेस्टाइनल जो कंटेंट है उनका मास, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स इंटेस्टाइन के अंदर उनका क्या होगा, उनका मास बढ़ेगा तो वो क्या करेंगे, इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर डालेंगे। इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो इंटेस्टाइन के अंदर जो मेसेंट्रिक प्लेक्सिस होता है, ठीक है, नोट कीजिएगा अभी जो बताया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेसेंट्रिक प्लेक्सिस होते हैं, वहाँ से नर्व स्टिमुलेशन जाएंगे ब्रेन के पास जाने से वहाँ से मैसेज आएगा कि अब हमें डिफिकेशन के लिए जाना है। तो इस प्रकार से डिफिकेशन की प्रोसेस होती है, प्लीज़ नोट कीजिएगा। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर एक मेरा सवाल है, ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जीआई सिस्टम की जिसके अंदर हाई फाइबर डाइट है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वन है, प्रोवाइड प्राइवेसी ड्यूरिंग डिफिकेशन। बिल्कुल प्राइवेसी देनी है, प्राइवेसी नहीं देंगे तो पेशेंट है वो डिफिकेट कर ही नहीं पाएगा, तो हमें क्या करना है, पेशेंट को प्राइवेसी देनी है। नेक्स्ट वन है, एडमिनिस्टर द स्टूल सॉफ्टनर एंड लैक्सेटिव। अगर ये सारे मेजर्स, हाई फाइबर डाइट भी दे दी, उससे भी कोई काम नहीं बन रहा, 3000 ml वाटर का इंटेक भी अच्छा खासा है, यूरिन आउट भी अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बन पा रहा है, पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीव नहीं हो पा रही, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को स्टूल सॉफ्टनर और लैक्सेटिव देने हैं। अब इनका एग्जाम्पल है लिक्विड पैराफिन और लैक्टुलोज। ठीक है, लिक्विड पैराफिन और लैक्टुलोज हम क्या करेंगे, पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे एज पर डॉक्टर्स एडवाइस। उसके बाद क्या होगा, ये मेडिसिन क्या करेंगी, स्टूल में उसको सॉफ्ट कर देंगी और डिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसको सिंपल बना देंगी। यहाँ पे एक दूसरा सवाल मेरा आज का, लैक्टुलोज किस डिजीज कंडीशन में यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के अलावा, प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वन है पैरालाइटिक इलियस, सबसे इंपॉर्टेंट एब्डोमिनल पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। बहुत बार इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पैरालाइटिक इलियस क्या होता है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कैसे इसको ट्रीट करेंगे। तो आइए आज हम इसको स्टडी करते हैं, वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए पैरालाइटिक इलियस क्या होता है, इट इज द फेलियर ऑफ अप्रोप्रिएट फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ बावल कंटेंट। जो बावल के जो कंटेंट है, जो इंटेस्टाइन के जो कंटेंट है, उनके फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा मेरे कर्सर पे, यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, नॉर्मली पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, तो जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ ये कौन सा है, इलियोसिकल जंक्शन। यहाँ पे कनेक्शन के बाद सिग्मोइड जो कॉलन है वो कॉलन शुरू हो चुका है। कॉलन में क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते 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 इस प्रकार से जाता है। ठीक है, जो भी कंटेंट होता है वो इस प्रकार से जाते हुए यहाँ पे सिग्मोइड कॉलन पे आ जाते हैं। सिग्मोइड कॉलन के बाद वहाँ से वो डिफिकेट, एनएस के थ्रू वो डिफिकेट, रेक्टम और एनएस के थ्रू डिफिकेट कर दिए जाते हैं, एक्सक्रिएट कर दिए जाते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ,
पैरालाइटिक इलियस की कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि पैरालाइटिक इलियस में क्या हुआ, जो इंटेस्टाइनल कंटेंट थे उनकी जो फॉरवर्ड मूवमेंट थी, जो आगे की तरफ जो मूवमेंट थे वो नहीं हो पा रहे, ठीक है, फेल हो गए, वो मूवमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, पैरालाइटिक इलियस। देखिए, इट में अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एनेस्थीसिया मेडिसिन और मैनिपुलेशन ऑफ द बावल ड्यूरिंग सर्जरी, सॉरी, रिजल्ट ऑफ एनेस्थीसिया मेडिकेशन मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है, पिछले दो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन के अंदर हमने यही स्टडी किया है कि एनेस्थीसिया मेडिकेशंस की वजह से मसल टोन है वो लॉस हो चुकी है बॉडी की मसल टोन लॉस होने की वजह से क्या होगा, बावल साउंड, इंटेस्टाइन की मसल टोन लॉस होगी, साथ के साथ अब इसमें क्या होगा, बावल साउंड नहीं आएंगे और बावल मूवमेंट दोनों एब्सेंट होंगे। बावल मूवमेंट और बावल साउंड नहीं है, मान लीजिए बावल मूवमेंट नहीं है तो बावल मूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं, बावल मूवमेंट नहीं होते जो इंटेस्टाइन के कंटेंट है वो क्या नहीं हो पाएंगे आगे की तरफ, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं है। अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि एनेस्थीसिया की मेडिकेशन का इफेक्ट चल रहा है अभी, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर नहीं है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा कारण हो सकता है पैरालाइटिक इलियस का कि आपने सर्जरी के दौरान इंटेस्टाइन के साथ कोई छेड़छाड़ की है, आपने इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी कई बार बावल साउंड से वो वापस रिटर्न नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कह रहे हैं हम, पैरालाइटिक इलियस। नेक्स्ट देखिए, असेसमेंट। पैरालाइटिक इलियस के अंदर हमें क्या क्या असेसमेंट करना है, पैरालाइटिक इलियस में क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग के बाद क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्योंकि जो इंटेस्ट खाए जा रहा है पेशेंट को, आप एडमिनिस्टर किए जा रहे हो, डाइट दिए जा रहे हो, तो जो ज़्यादा हो गया वो तो वॉमिटिंग के थ्रू निकल गया, और साथ के साथ क्या होगा, पेशेंट का जो एब्डोमेन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंडेड हो जाएगा, एब्डोमिनल गर्थ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। किसी ने भी मुझे आंसर करके ये नहीं बताया कि एब्डोमिनल गर्थ किस लेवल से चेक करते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वन है अब्सेंस ऑफ बावल साउंड, पैरालाइटिक इलियस के अंदर बावल साउंड अब्सेंट होंगे, बावल मूवमेंट्स अब्सेंट है। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशंस। अब कौन कौन से इंटरवेंशंस करेंगे कि पेशेंट को इंटरवेंशन करके हम क्या कर सकें, पैरालाइटिक जो इलियस है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो पहला है मॉनिटर द इनटेक आउटपुट चार्ट, कि पेशेंट ने कितना खाया है, कितना यूरिन पास आउट किया, कितना निकाला है, वो सारा हमें क्या करना, मॉनिटर करके रखना है। तो इनटेक और आउटपुट चार्ट दोनों हमें मॉनिटर करने, पेशेंट का इनटेक कितना और आउटपुट कितना आ रहा है, चाहे वो स्टूल के थ्रू आ रहा होगा, चाहे वो यूरिन के थ्रू आ रहा होगा, और पेशेंट ने चाहे डाइट ली होगी, चाहे सॉलिड लिक्विड जैसी भी डाइट लिए, वो सारा हमें नोट करके रखना, मॉनिटर करना है। नेक्स्ट वन है मेंटेन द एनपीओ स्टेटस अंटिल द बावल साउंड रिटर्न, और जब तक बावल साउंड्स नहीं आ जाते, बावल मूवमेंट्स नहीं आ जाते, तब तक हमें क्या करना है, पेशेंट को एनपीओ, नथिंग नील पर ओरल, ठीक है, नील पर ओरल, इससे एब्रीविएशन की फुल फॉर्म होती है एनपीओ की, नील पर ओरल। कोई पूछे तो प्लीज बताइएगा, राइट आंसर है इसका नील पर ओरल। नील पर ओरल हमें रखना है, पेशेंट को मुंह से कुछ भी खाने और पीने के लिए अलाउ नहीं करना है जब तक पेशेंट की बावल साउंड और बावल मूवमेंट नहीं आ जाते। नेक्स्ट वन है एनकरेज फॉर एम्बुलेशन, हमें क्या करना है, पेशेंट को चलने फिरने के लिए एडवाइज करना है ताकि जो मूवमेंट्स है वो हों बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वन है इंक्रीज आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, आईवी फ्लूइड्स का एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, एनपीओ रख रखा है पेशेंट को एनपीओ रखा है, तो पेशेंट की बॉडी की जो डिमांड है वो तो एनर्जी की जो डिमांड है वो तो बॉडी की वो जो बॉडी की एनर्जी की डिमांड है उसको तो पूरा करना पड़ेगा। अब उस बॉडी की एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, आईवी फ्लूइड्स देने होंगे, ठीक है, वो डेक्सट्रोज वगैरह, डीएनएस वगैरह, डेक्सट्रोज विद नॉर्मल सैलाइन, आरएल, एनएस सब लगानी पड़ेंगी हमें। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्टर द मेडिकेशन टू प्रमोट द बावल मूवमेंट और बावल सिक्रेशन, बावल मूवमेंट और बावल सिक्रेशन को हमें प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, बावल मूवमेंट और बावल सिक्रेशंस को वापस लेके आना है हमें अब, ठीक है, एनेस्थीसिया की वजह से वो कम हो गए थे, अब हमें वापस लेके आना है, तो हमें क्या करना होगा, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी होगी। मोस्ट कॉमनली कौन सी मेडिकेशन यूज की जाती है, नियोस्टिग्माइन, याद रखिएगा, नियोस्टिग्माइन यूज की जाती है बावल मूवमेंट और बावल सिक्रेशंस को बढ़ाने के लिए, नियोस्टिग्माइन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है इफ पैरालाइटिक इलियस इज अकर इट इज ट्रीटेड फर्स्ट नॉन सर्जिकली, मान लीजिए पैरालाइटिक इलियस हो चुका है, ठीक है, पैरालाइटिक इलियस क्यों हुआ, एनेस्थीसिया की मेडिकेशन की वजह से हुआ था, और जो एक्सेसिव मैनिपुलेशन किया गया था सर्जरी के दौरान, ज़्यादा मैनिपुलेशन किया गया था, इंटेस्टाइन के साथ ज़्यादा मैनिपुलेशन हुआ, उस कंडीशन के अंदर पैरालाइटिक इलियस हुआ। अब पैरालाइटिक इलियस के अंदर क्या हुआ, जो इंटेस्टाइन के फॉरवर्ड मूवमेंट थे, इन शॉर्ट इंटेस्टाइन के जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट थे वो नहीं आ रहे, वो फेल हो गए, उसको पैरालाइटिक इलियस आपने बोल दिया। तो अब हमें क्या करना है, एज ए नर्स
सबसे पहले हमें पैरालिटिक इलियस को ट्रीट करने के लिए नॉन सर्जिकल मेथड्स का यूज करना है बाय द हेल्प ऑफ सर्जन। हमें क्या करना है, बाय द हेल्प ऑफ सर्जन हमें क्या करना है, पेशेंट को एक एनजी ट्यूब लगानी है, पेशेंट को एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा देनी है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा देनी है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाने का यहाँ पे क्या पर्पज है, टू डिकम्प्रेस द बावल, बावल को डिकम्प्रेस करने के लिए पैरालिटिक इलियस के केस के अंदर एनजी ट्यूब लगाई जाती है। और उस एनजी ट्यूब को हमें क्या करना है, सक्शन के साथ अटैच करना है, ठीक है, इंटरमीडिएट सक्शन के साथ हमें क्या करना है, अटैच करना है कि थोड़ी देर सक्शन हो फिर रुक जाए, फिर थोड़ी देर सक्शन हो फिर रुक जाए, ऐसे सक्शन के साथ हमें क्या करना है, अटैच करके रखना है। नॉन सर्जिकल मेथड है, ठीक है, जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं है। पैरालिटिक इलियस को ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को एनजी ट्यूब लगानी है। और उस एनजी ट्यूब लगाने का हमारा पर्पज क्या है, ठीक है, सवाल आ सकता है कि पैरालिटिक इलियस के अंदर पेशेंट को एनजी ट्यूब क्यों लगाई जाती है, तो बावल को डिकम्प्रेस करने के लिए। बावल को डिकम्प्रेस कैसे करेंगे, उस एनजी ट्यूब को इंटरमीडिएट सक्शन के साथ अटैच करके रखेंगे, तो जिससे क्या होगी, जो बावल मूवमेंट्स है वो कम हो जाएंगे, बावल है वो डिकम्प्रेस हो जाएंगी और बावल मूवमेंट्स है उनके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बावल है वो क्या हो जाएगी, डिकम्प्रेस हो जाएगी। नेक्स्ट वन है नोट, वॉमिटिंग इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड एब्सेंस ऑफ बावल साउंड आर द क्लासिकल साइन ऑफ पैरालिटिक इलियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो एब्सेंट है, तो ये सारे क्या है, पैरालिटिक इलियस के क्या है, क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए जो इंटरवेंशन है वो सारे इंटरवेंशन पे ट्यूशन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हमारे बाकी रिमेनिंग जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है उनको स्टडी किया जाएगा। क्लासें छोटी बनाने का पर्पज ये है कि ताकि पढ़ने में और रीड करने में, रिमाइंड करने में, याद करने में वो इजी हो सके। नोट, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नोट्स बना के पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए अगर 2-2 घंटे, 1-1 घंटे की क्लासें लगाई जाएंगी, क्लासें डाली जाएंगी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उनको काफ़ी दिक्कत होगी, उनको स्पेसिफिकली टाइम निकाल करके उन चीज़ों को कवर करना पड़ेगा और उनके लिए थोड़ा कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्लासें थोड़ी सी कंसाइज मैनर में ही डाली जा रही है, उसका मेन रीज़न यही है जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। आज की क्लास में इतना ही। अगर मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में अगर आपको हेल्पफुल हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।